अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबराज चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो रेवोल्यूशनरी टॉपिक है। इसने हमारा एनर्जी के बारे में आइडिया चेंज कर दिया। दिस इज़ एक्चुअली थ्योरी प्रेजेंटेड बाय मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी थी, इसके बारे में जो आज मैं आपको समझाऊंगा वो आपके लिए भी नया होगा। हम आज तक यही समझते आए थे कि अगर कोई एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है तो वो कंटिन्यूस मैनर पे होती है। नहीं, ये डिसकंटिन्यूअस मैनर पे होती है और छोटे छोटे यूनिट्स की फॉर्म में होती है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आज हम जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं ये एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी है। इसने हमारा जो एनर्जी के बारे में सोच थी वो बिल्कुल ही चेंज कर दी। असल में ये थ्योरी बताती है कि किसी हॉट बॉडी से एनर्जी अगर एमिट हो रही है तो वो कंटिन्यूसली एमिट नहीं होती, बल्कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के तौर पे एमिट होती है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक आइडिया देना चाहता हूँ कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है ना, एक ऐसी थ्योरी है जो आपको बताती है कि एनर्जी डिस्क्रीट यूनिट से मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए हमारे पास जो मैटर होता है, एटम्स वो यूनिट्स हैं जो मिलकर मैटर बना रहे होते हैं। तकरीबन इससे मिलती जुलती बात यह है कि जो एनर्जी है ये स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसको हम क्वांटम कहते हैं। और अगर मैं उनकी जमा लिखूंगा तो मैं प्लूरल लिखूंगा तो मैं क्वांटा लिखूंगा। सो एनर्जी इज आल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स विच इज एक्चुअली क्वांटा। तो अगर मैं किसी हॉट बॉडी को बनाना चाहता हूँ, से ये रेड हॉट बॉडी है, ये मैंने इसको ड्रा किया हॉट बॉडी, तो ये एनर्जी एमिट करेगी। डेफिनेटली हॉट बॉडीज जो होती हैं सराउंडिंग के मुकाबले में ज़्यादा टेम्परेचर पे होती हैं, लिहाजा एनर्जी का फ्लो बाहर की तरफ होता है। तो हम पहले ये सोचते थे शायद ये एनर्जी जो है ये कंटिन्यूसली एमिट करेगी इस तरह, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी को एमिट कर रही होती है और उन छोटे छोटे पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटम। तो ये ज़्यादा सारे क्वांटम जो हैं, यानी कि जिनको हम मुझे क्वांटा कहना चाहिए, वो एमिट होते हैं। इससे एक बात क्या साबित हुई, एनर्जी कंटिन्यूसली नहीं एमिट हो रही, बल्कि डिसकंटिन्यूसली छोटे यूनिट्स में एमिट हो रही है। तो जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो मैक्स प्लैंक ने प्रेजेंट की थी, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये है कि एनर्जी ट्रेवल, और आप एनर्जी ट्रेवल को जरा बेहतर वर्ड यूज करें तो एमिट और एब्जॉर्ब इन डिसकंटिन्यूअस मैनर in discrete units which are called क्वांटम, और जिनकी जमा है प्लूरल है क्वांटा। देखें, ये एक ऐसी बात थी, आज तक तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट हो रही है। नो, इट इज एमिटेड इन अ डिस्क्रीट यूनिट्स जो क्या कहलाते हैं, क्वांटा। फॉर एग्जांपल, ये तो हॉट बॉडी है ना, हॉट बॉडी तो एमिट करेगी, कोल्ड बॉडी क्या करेगी, कोल्ड बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। अब वो जो एब्जॉर्ब करेगी, ऐसा लगता था वो कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब करिए, नो, इट इज एब्जॉर्बिंग इन अ सेम फैशन, सेम मैनर, इन अ डिस्क्रीट यूनिट्स। वो डिस्क्रीट यूनिट्स क्या है, वो क्वांटा है, जिसके अंदर ये एब्जॉर्ब कर रही है उस एनर्जी को इन अ डिसकंटिन्यूअस वे। अब देखिए ये कंटिन्यूअस थोड़ी है, तो यूनिट्स है, यूनिट यूनिट ऐड हो रहे हैं, यूनिट यूनिट। तो इन दैट वे यू कैन से दिस इज अ डिसकंटिन्यूटी, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूटी। सो energy is emitted or absorbed in a discontinuous way, and that means that energy is absorbed in a discrete unit और पैकेट्स और वेव पैकेट्स कह लें, एनर्जी पैकेट्स कह लें, क्वांटम कह लें, इस फॉर्म में वो एमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है। इस बात को समझने के बाद हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है, ये जो क्वांटम होते हैं इनकी एनर्जी फिर किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? क्या वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है? क्या वो वेव पे डिपेंड करती है, वेव लेंथ पे डिपेंड करती है? क्या वो वेव नंबर पे डिपेंड करती है? इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रा 3 हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसको क्लियर करना पड़ेगा। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी?
फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स passing through a point per second। एक सेकंड के अंदर, इसका मतलब इसका जो यूनिट होगा वो S-1 होगा, सिस्टम इंटरनेशनल। देखो हर्ट्ज में भी लिखा जाता है। खैर, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल ये दो वेव्स हैं और ये वो पॉइंट है, ठीक है। ये नीचे वाली भी वेव है। आपके ख्याल में एक सेकंड में, अब मैं कहता हूं कि ये एक सेकंड में ये पूरी की पूरी गुजर गई और एक सेकंड में ये भी पूरी गुजर गई, तो डेफिनेटली इसमें नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो कम है, लिहाजा इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। सो अगर नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा गुजरेंगी एक यूनिट टाइम के अंदर, पर सेकंड के अंदर किसी खास पॉइंट से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अच्छा, दूसरी बात, वेवलेंथ। वेव की लेंथ, वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ्स। अब ये देखें, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूं। यहां से आपका क्रेस्ट स्टार्ट हुआ और ये क्रेस्ट यहां पे दूसरा क्रेस्ट स्टार्ट हो गया, तो एक क्रेस्ट का दूसरे एडजेसेंट क्रेस्ट तक का जो फासला है ये कहलाएगी वेवलेंथ, और वेवलेंथ को लैम्डा से शो किया जाता है। तो इसका साइन क्या है? लैम्डा। इसके जो यूनिट होते हैं ना वेवलेंथ के, वो एक्चुअली डिपेंड अपॉन के हम किस नेचर ऑफ वेव से स्टडी कर रहे हैं, किस नेचर ऑफ वेव को स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइट रिलेटेड एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं वेव्स की फॉर्म में, तो डेफिनेट सी बात है कि उनके नैनोमीटर, पिकोमीटर की फॉर्म में होंगे। हम एमस्ट्रॉन्ग भी लेते हैं समटाइम। एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। समटाइम हम नैनोमीटर भी वेवलेंथ लेते हैं 10⁻�9 मीटर, क्योंकि वो बहुत छोटी वेव्स होती हैं। अगर तो आप किसी रोप के अंदर, रस्सी के अंदर उसको वेव प्रोड्यूस करते हैं थ्रू एनी मीन, या स्प्रिंग के अंदर आप कोई वेव प्रोड्यूस करते हैं, तो वो डेफिनेटली वेव जो होगी उसकी वेवलेंथ लंबी होगी, और वेवलेंथ का जो साइज होगा वो आप इंचेस में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि किस वेवलेंथ को हम स्टडी, किस सोर्स की वेवलेंथ को हम स्टडी कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये आप अंदाज़ा लगाएंगे क्रेस्ट के एडजेसेंट क्रेस्ट से हो, ये ट्रफ का एडजेसेंट ट्रफ तक का, ये देखिए यहाँ से ट्रफ स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो भी लैम्डा ही कहलाएगा। सो ट्रफ से ट्रफ तक का या क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का फासला जो है वो कहलाता है आपका लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। अगर मैं गौर करूं तो इसमें नंबर ऑफ, बल्कि मैं ऐसा करता हूं, खुद बना लेता हूं। अगर ये मेरे पास एक वेव आई, तो इसका एक वेवलेंथ यहां तक होगी और दूसरी वेवलेंथ यहां तक होगी, क्योंकि इससे आगे नया क्रेस्ट शुरू हो जाएगा। सो दिस वेवलेंथ इज मेड अप ऑफ टू वेवलेंथ, टू लैम्डा, ठीक है, टू इसकी वेवलेंथ है। इसकी जो लेंथ होगी वो वी कैन मेजर इट थ्रू एनी हाउ मेथड। इसका अगर मैं मेजर करना चाहूं कि एक सेकंड में ये दो वेव्स पास करती हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 2। लास्ट वेव नंबर, वेव नंबर को शो किया जाता है न्यू से। अच्छा, इसका फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है ना वो न्यू होता है। वेव नंबर का सॉरी जो सिंबल होता है वो न्यू बार होता है। अच्छा, ये वी थोड़ा सा टिल्ट होता है, इसे कहते हैं न्यू। अच्छा, ये क्या होती है वेव नंबर? नंबर ऑफ वेव्स
पर यूनिट लेंथ। अब देखें, ये ए सोर्स की वेव्स हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं मल्टीपल वेव्स, और ये बी की हैं। ये प्रोड्यूस हो रही है सिंगल वेव, ये एक प्रोड्यूस हो रही है, ये दूसरी वेव है। अगर मैं गौर करूं तो ये जो ए वाली है, जो ए वाली हमारे पास वेव है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, यहाँ से यहाँ तक का दोनों, यानी कि ये वाला फासला प्लस ये वाला फासला सेम है, ये अगर 1 मीटर है, तो 1 मीटर के अंदर जो इसकी नंबर ऑफ वेव्स होंगी वो कम होंगी बानिस्बत इसके। अब इसमें 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, और इसमें अपेरेंटली 2.5 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसकी वेव नंबर 4 है 1 मीटर के हिसाब से, और इसका वेव नंबर 2.5 है 1 मीटर के हिसाब से। सो ये डिफरेंट वेव से रिलेटेड बातें थी जो मैं आपको पहले समझाना चाहता था, क्योंकि ये इंक्लूड होंगी हमारे प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अंदर। स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट, एनर्जी will be emitted or absorbed in discontinuous manner. एनर्जी ट्रेवल्स यानी कि एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी इन डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड क्वांटम। अच्छा, लाइट के जो डिस्क्रीट यूनिट्स हैं उनको आइंस्टाइन ने फोटोन कहा था, तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अलग ही लिख दूँ। द डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ वाइट लाइट, यानी कि क्वांटम की बात कर रहा हूँ वाइट लाइट के, ज़्यादा सारे होंगे तो क्वांटा बन जाएंगे, आर कॉल्ड फोटोन्स। आइंस्टाइन ने कहा था ये। दूसरा पॉइंट, द एनर्जी ऑफ क्वांटम या क्वांटा, अगर मैं प्लूरल यूज करना चाहूं तो मैं उसे क्वांटा कहूंगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। देखें, एनर्जी के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो ई है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो न्यू है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो जो कांस्टेंट आता है वो आता है E इज इक्वल टू एच न्यू। ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट। ये कहलाता है, एच कहलाता है प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज एक्चुअली 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड। अब ये जाउल सेकंड क्यों आई है, ज़रा इसको, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को गौर से देखें। इक्वेशन नंबर 1 को हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ से H किसके इक्वल बना, E ओवर न्यू के। अब ये H प्लैंक कांस्टेंट रेशो किसकी है, एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी की। स्टूडेंट से E के जो यूनिट होते हैं वो जाउल होते हैं, और न्यू के यूनिट होते हैं पर सेकंड, तो ऊपर जाके सेकंड बन जाएगा। तो समहाउ प्लैंक कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। द एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटा या क्वांटम एसोसिएटेड विद क्वांटम इज इनवर्सली proportional to wavelength। अब इसको किस तरह पढ़ेंगे, देखें, सॉरी ड्राइव करेंगे।
इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब ये जो न्यू है ये इक्वल होता है फॉर वाइट लाइट C ओवर लेमडा के। C क्या है? C द स्पीड ऑफ लाइट, कांस्टेंट है ये। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिस रफ्तार से लाइट ट्रैवल करती है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये जो V की वैल्यू है ये हम अप्लाई कर देते हैं न्यू की जगह। सो हमारे पास क्या बना, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। अगर आप गौर करें तो ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये साबित हो रहा है। देखें एच और सी क्या है, कांस्टेंट है, तो आपके पास जो वैल्यू आई ई की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई 1 ओवर लेमडा के। यानी कि अगर आपकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उससे एसोसिएटेड क्वांटम की जो एनर्जी होगी, क्वांटा की जो एनर्जी होगी वो कम होगी। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने से इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर फ्रिक्वेंसी की बात की जाए, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, लिहाजा इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सो थ्रू हुक और बाय क्रुक मीन्स आप चाहे फ्रीक्वेंसी के एंगल से देखें चाहे वेवलेंथ के एंगल से देखें, आपको सेम वैल्यू नजर आएगी कि एनर्जी इसकी हमेशा ही ज्यादा मिलेगी। ओके, लास्ट पॉइंट, वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखें वेव नंबर होता क्या है, वेव नंबर न्यू के ऊपर बार से साइन शो करते हैं। ये होता क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट लेंथ से 1 मीटर के अंदर कितनी वेव्स पास करती हैं। यानी कि आपका ये जो 1 ओवर लेमडा है ना, 1 ओवर लेमडा, ये वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर लेमडा, इसके इक्वल होता है। तो आपकी ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, वो क्या बन जाएगी देखें। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको लिखता हूँ E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, तो 1 ओवर लेमडा जो है वो तो कन्वर्ट हो गया किस में, वेव नंबर में। तो E इज इक्वल टू एच सी वी यानी न्यू बार, तो ये न्यू बार हो गया। ये बन गई आपकी इक्वेशन विच एक्चुअली शोज कि एनर्जी जो है वो वेव नंबर से कैसे रिलेटेड है। अब ये इक्वेशन शो कर रही है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, यानी कि आपका वेव नंबर ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी। वेव नंबर किसका ज़्यादा है, पर यूनिट लेंथ इसका ज़्यादा है। तो अगर आप गौर करें तो बी का वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और लेमडा छोटा है, वेव लेंथ छोटी है। तो ये 3 फैक्टर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ए, एज कम्पेयर टू अगर मैं इससे छोटी वेवलेंथ वाली कोई वेव बना देता हूँ तो वो इससे ज़्यादा एनर्जी रखेगी। सो टेक्निकली जितनी छोटी वेवलेंथ की एनर्जी होगी, जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी की डिटेल्स हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ जेनेरिक फॉर्म में, वो आपने एग्जाम के अंदर जब ये लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे ज़रूर लिख के आनी है। वो क्या है, वो इक्वेशन जो आप ज़रूर लिख के आएंगे कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेव नंबर के। ये 3 बातें आपने ज़रूर लिख के आनी है ताकि एग्जामिनर को अंदाज़ा हो सके कि जो एनर्जी क्वांटम से क्वांटा से एसोसिएटेड होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और उनका रिलेशन क्या है। अपेरेंटली अगर हम जब डिटेल लिख रहे होते हैं तो शायद हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते एज एग्जामिनर उस क्वेश्चन को, लेकिन जो हमारी आंखें हैं वो उन पॉइंट्स को ढूंढ रही होती हैं जो कि उसका मेन क्रक्स होती हैं। सो टेक्निकली जब आप इतनी डिटेल में लिख रहे होंगे तो इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आप भी अगर एग्जामिनर के तौर पे चेक करें कि उन्होंने ये 3 इक्वेशन स्टूडेंट ने सही लिखी हैं तो डेफिनेटली वो बाकी पॉइंट्स में भी कोई गलती नहीं कर रहा होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखें, प्लैंक क्वांटम थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय मैक्स प्लैंक इन 1900। मैक्स प्लैंक ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई थी। इनके मुताबिक एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली एमिट नहीं होती, एब्जॉर्ब नहीं होती। किस फॉर्म में होती है, डिसकंटिन्यूस। क्या डिसकंटिन्यूस, यूनिट्स की फॉर्म में।
डिस्क्रीट यूनिट्स की फॉर्म में। जिस तरह मैटर के छोटे यूनिट्स होते हैं, इस तरह एनर्जी के यूनिट्स को हम क्वांटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हॉट बॉडी एनर्जी एमिट कर रही है, तो वो कंटिन्यूसली नहीं एमिट कर रही होगी, वो डिसकंटिन्यूसली छोटे यूनिट्स की फॉर्म में एमिट कर रही होगी। जो लाइट का क्वांटम है ना, जो लाइट का, उसे फोटोन कहते हैं। क्वांटा होंगे तो फोटोन्स कहलाएंगे। जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है किसी भी क्वांटा से, वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हैं तो प्लैंक कांस्टेंट आता है, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 टू 6 × 10⁻³ जॉल सेकंड। प्लैंक कांस्टेंट एक रेशियो होती है एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी की। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है क्वांटा से, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो ये आपने इंट्रोड्यूस कराना है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव। क्यों आपने ये दो डायग्राम अगर बना के इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो आपका पेपर, आपका जो क्वेश्चन की अटेम्प्ट है, वो एक ज़रा बेहतर वे में नज़र आएगी एज कम्पेयर टू अदर। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम इज directly proportional to frequency, is inversely proportional to wavelength and is directly proportional to wave number। ये वैल्यूज, ये बातें आपने मस्ट लिखनी है विद मार्कर व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ लॉन्ग क्वेश्चन। और इस बात को भी याद रखिएगा, वेव लेंथ, वेव नंबर और फ्रिक्वेंसी में क्या फ़र्क है, ये डेफिनेशंस, और ये ज़रूर याद करनी है आपने। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।